मेरे प्यारे साथियों, नए साल की आपको मैं शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग परिवार सहित सही सुख में जिंदगी बिता रहे होंगे। साथियों, मैंने पिछले वर्ष काफी समय पहले एक पेंशन के बारे में आपको एक अपना जो ना वक्तव्य डाला था, जिससे मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। आज मैं फिर उसी विषय में आपसे मुखातिब हुआ हूं और आपको फैमिली पेंशन के बारे में ही बताना चाहता हूं। फैमिली पेंशन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि फैमिली पेंशन के कितने प्रारूप हैं और कितने तरह से इसको ग्रांट किया जाता है। फैमिली पेंशन में सबसे पहले एक आता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। इसके दो भाग होते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, फैमिली पेंशन इनहेंस रेट। इस प्रकार की पेंशन में आपको यह मालूम नहीं चल पाता है, हमारे साथियों को, हमारी जो विधवाएं बहनें हैं, कि ये पेंशन किस प्रकार दी जा रही है, क्योंकि हम लोग पीपीओ के बारे में सही जागृत नहीं होते हैं। जबकि पीपीओ में दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट सर्विस पेंशन के बारे में होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा फैमिली पेंशन के बारे में होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि नॉर्मल रेट कब से दिया जाना है और इनहेंस रेट कब से कब तक दिया जाना है। इसमें बात है कि पहले ये जो सबसे पहले है कि या तो मतलब आदमी का 65 ईयर्स तक का लेखा जोखा लिया जाता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है हमारे पूर्व सैनिक की, तो उसकी पत्नी को जो ये पेंशन मिलेगी, यदि वो 65 साल से नीचे की आयु के हैं, तो मरने की डेट से या तो 7 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, उसमें उनको इनहेंस रेट ही दिया जाएगा। इनहेंस रेट का मतलब है लास्ट पे ड्रॉन का 50%, यानी जो हमारे सैनिक भाई ने जो पेंशन छोड़ी है उसी प्रकार वही पेंशन जोंकी तो उसी रेट के मुताबिक विडो को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब है हमारा नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट जो फैमिली पेंशन है वो 65 ईयर्स के बाद ही लागू होता है, जिसका सर्कुलर नंबर 555 जो सीडीएपी ने जारी किया है, जिसका दिनांक 4 फरवरी 2016 है, उसकी टेबल नंबर 25 के मुताबिक आप देख सकते हैं वो नॉर्मल रेट का उसमें सही आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। उसमें दिया हुआ है कि कितनी सर्विस हमने की है और क्या हमारा रैंक था और कितनी हमारी बेसिक होगी, उसके अनुसार हम पेंशन ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी आप पीपीओ से लें। यदि पीडीए आपका पेंशन का भुगतान सही नहीं कर रहा है आपके पीपीओ के मुताबिक, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस पीडीए उस बैंक में जाकर के अपने पीपीओ को दिखा करके उनको बताएं और उससे अपनी जो ना सही हकदारी के साथ पेंशन प्राप्त करें। अब दूसरा मैं आता हूं स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में। स्पेशल फैमिली पेंशन उनको दी जाती है कि जिनकी मौत पीस काल में या मिलिट्री ड्यूटी पर फौज के कारणों से हो जाती है। तो ऐसी पेंशन जो हमारी विधवा बहन को मिलती है वो स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है, जो कि हम पूर्व सैनिक, जो कि हमारा सर्विंग सोल्जर है, उसकी डेथ के बाद उसके लास्ट पे डॉन का 60% के मुताबिक इसको निर्धारित किया जाता है। तो उसके बारे में भी हमारे पीडीएस को जानकारी नहीं है, परंतु पीपीओ में सब कुछ लिखा होता है। तो उसको भी हम ध्यानपूर्वक देख करके ये देखें क्या वो पेंशन का ग्रांट सही है। यदि आपको कोई उसमें दिक्कत है तो वही सर्कुलर नंबर 555 जो कि सीडीएपी इलाहाबाद के द्वारा 4 फरवरी 2016 को जारी किया है, तो उसमें एक टेबल इस पेंशन के बारे में भी दी गई है। तो उसको आप चेक करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या किसी हमारे पूर्व सैनिक से इसके बारे में मालूम कर सकते हैं कि भाई मेरा पेंशन क्या मुझे सही मिल रही है, क्योंकि मेरी स्पेशल फैमिली पेंशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएफपीपी कहते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा लेवलाइज फैमिली पेंशन के बारे में, एलएफपी जिसको हम कहते हैं। ये उन्हीं सोल्जर्स को दी जाती है या तो वो युद्ध में हताहत हुए हों या किसी ऑपरेशन में या बॉर्डर पर जो हमारा ऑपरेशन एरिया है वहां डेथ होने पर ये लेवलाइज फैमिली पेंशन दी जाती है, जो कि सोल्जर के लास्ट बेसिक पे ड्रॉन जो भी है उसको हूबहू पेंशन मान करके देना शुरू कर दिया जाता है। तो इसको लेने के लिए भी जो हमारे पीपीओ जारी होता है, इसके नंबरिंग अलग होते हैं। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का अलग से नंबर प्रेस्क्राइब्ड है, स्पेशल का अलग से नंबर प्रेस्क्राइब्ड है सीडीपी के द्वारा, और एलएफपी के लिए अलग से नंबर प्रेस्क्राइब्ड है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी जो विधवा बहनें हैं या हमारे साथी हैं,
वो किस चीज की परेशानी महसूस करते हैं। आजकल एक देखने में आ रहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में हमारे विधवा बहनों का सर्विस दस्तावेजों के मुताबिक, जो हमारा सोल्जर है, जो बेचारा हमारा फौजी साथी मर गया है, उसके कागजों से टैली नहीं होता है। मान लीजिए कि सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक तो पत्नी का नाम विमला देवी है और आधार कार्ड में विमला देवी है और डेट ऑफ बर्थ भी टैली नहीं होती है, तो उस केस में पीडीए ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि हम आपको पेंशन जारी नहीं करेंगे क्योंकि आपका नाम पीपीओ के मुताबिक आधार कार्ड और पैन कार्ड में टैली नहीं होता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हम सबसे पहले ये चेक कर लें, अपने लाइफ टाइम में हम चेक कर लें, जो हमारे ईएसएम जो पेंशनर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, कि क्या हमारे पीपीओ के मुताबिक आधार कार्ड और पैन कार्ड में क्या हमारी पत्नी का जो पार्टिकुलर है वो सही है, वो टैली होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो जो भी आपके सेवा केंद्र हैं, जो आपके ये कार्ड बनवाते हैं आधार कार्ड वगैरह, तो उनमें इसको चेंज कराना बहुत जरूरी है। अन्यथा बाद में जैसा भी है कि आगे जो हमारी मृत्यु के बाद में जैसा भी सिचुएशन पैदा होती है उसमें हम कोई परेशानी क्रिएट होती है, तो हमारी जो विधवाएं, हमारी जो पत्नियां हैं, हमारे चले जाने के बाद पेंशन लेने में काफी दिक्कत का सामना करती हैं, जैसा कि मैं अपने इस लोकेलिटी में देखता हूं। तो इसके लिए आप ध्यान रखें और इस पर जो ना अच्छी तरह आप सोचें, अपने कागजों को चेक करें, अपने कागजों के बारे में अपने साथी पूर्व सैनिक भाइयों से मालूम करें कि हमें क्या करना है। दूसरी एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जब हमारा साथी सैनिक खत्म हो जाता है, मर जाता है बेचारा, तो उसके बाद में एक हमारा आर्मी से एजीआई का एक सर्टिफिकेट जारी होता है जिसका नाम होता है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, कि हम पेंशन आने के बाद 20 साल के लिए भी इंश्योर्ड होते हैं। परंतु हमारे फौजी के परिवारों को यह मालूम नहीं होता कि हमारे जो पिता या पापा चले गए हैं क्या वो इंश्योर्ड थे, और वो सर्टिफिकेट ऐसे ही बंध के पड़ जाता है और रिकॉर्ड ऑफिस को हम बताते नहीं है। तो रिकॉर्ड ऑफिस को तो सपना तो नहीं आएगा कि आपको रिकॉर्ड ऑफिस खो दे के भी आप जिंदे हैं या आपका स्वर्गवास हो गया है। तो इसलिए अपने कागजों के बारे में हम अपने परिवार को, हम अपनी पत्नी को ये विस्तृत जानकारी दें कि मेरे यदि ऐसी कोई घटना घट जाती है तो उसके बारे में आपको क्या एक्शन लेना है, तो इस बारे में सोचना है। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम पैदा होती है, मैं देखता रहता हूं कि बच्चों के नाम और डेट ऑफ बर्थ भी हमारे सर्विस दस्तावेजों के मुताबिक उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट में नहीं है। ये गलती कैसे हुई, इस गलती का मतलब किस प्रकार से इसका, या स्कूल ने गलती की, किसने की, तो इन चीजों के बारे में आप रिकॉर्ड ऑफिस को लिख करके तो उसके बारे में जानकारी करें कि क्या ये डेट ऑफ बर्थ हमारी गलती से हो गई है, क्या ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। मान लीजिए हमें किसी अपने बच्चे को फौज में भर्ती कराना है, तो उसमें भी हमको दिक्कत होती है कि फौज ने ये तो कानून बना दिया है कि यदि 1 साल का डिफरेंस है तो उसको भर्ती देखने की छूट दी जाती है, परंतु 1 साल से ज्यादा तो छूट नहीं देंगे। तो इन सब चीजों को देखना हमारा फर्ज है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को रिकॉर्ड ऑफिस जो भी हैं आर्मी के, वो समय समय पर ये शिक्षा देते रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ पेंशन का जॉइंट नोटिफिकेशन करा लें, पर हम लोग उस ओर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे चले जाने के बाद में इसकी बड़ी समस्या होती है। रिकॉर्ड ऑफिस से कागज आते हैं, हम उनको भरते हैं, वो बार बार जाते हैं, उनमें गलतियां होती हैं, फिर लौटाते हैं, तो ये दोनों तरफ काम का बोझ बढ़ा देता है। जिला सैनिक बोर्ड में भी काम का बोझ बढ़ जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस में भी आप मैन पावर को देखते हैं, वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि बार बार क्लेम का आना, फिर ऑब्जर्वेशन देना, उसको सही कराना, तो एक मतलब ये परेशानी पैदा करने वाला एक्सपेक्ट पैदा हो जाता है। तो ये हम सब चीजों के बारे में यदि जागृत हो जाएंगे तो ऐसी कोई हमारी परेशानी हमको सहन नहीं करनी पड़ेगी, इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जिन भी सैनिक भाइयों ने अपनी पत्नी के साथ ये नहीं कराया है, जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं कराया है, तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें, वहां से दस्तावेज आएंगे, उन दस्तावेजों को भरें और अपने जीवन काल में ही उसका पीपीओ जारी करवा करके उसको सुरक्षित रखें, ताकि हमारे चले जाने के बाद जैसी भी सिचुएशन हो तो हमारे परिवार को यह परेशानी पैदा ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक और हमको सुविधा दी है कि जिस खाते से हम पेंशन ले रहे हैं उसको हम पत्नी के साथ ज्वाइंट कर लें। ऐसा प्रोविजन है, ऐसा सीडीए ने भी, भारत सरकार ने भी, रिकॉर्ड ऑफिस ने भी हमको समय समय पर शिक्षा दी है। तो जिससे हमें फायदा क्या है कि हम यदि अपना पेंशन को अकाउंट अपनी पत्नी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे मृत्यु बाद उनको पेंशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद में
पति का नाम डिलीट कर दिया जाएगा और वो पेंशन अकाउंट सिर्फ पत्नी के नाम रह जाएगा, तो उसी अकाउंट से जो पेंशन मिलनी है पत्नी को उसी जारी हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम समाज में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो हम ये इसकी शिक्षा दें, अपने भाइयों को समझाएं, ताकि उनको कोई भविष्य में उनके परिवारों को कोई परेशानी ना हो। दूसरा मैं आपको लेके चलता हूं कि अभी फिलहाल में एक 631 दिनांक 5 मार्च 2020 पिछले साल एक सर्कुलर सीडीपी ने जारी किया है, जिसके मुताबिक जो हमारे भाई ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायबदार मान करके पेंशन देने का गवर्नमेंट ने आदेश किया है। तो उसके मुताबिक जो उन्होंने सर्कुलर ये 631 निकाला है, इसके मुताबिक 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन देने की हकदारी आपको दे दी है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने कोर्ट में केस डाल रखे हैं कि रेगुलर नायब सूबेदार की 30 जून 2014 पेंशन देने के बाद में हम आज तक भी हकदार हैं, तो उसके बारे में भी कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं इस चीज के बारे में जागृत हों और अपनी इस हकदारी के लिए अपने पीडीएस को, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें, ताकि आपको इस प्रकार का पैसा समय होते हुए आपको मिल सके। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूं, मेरे सैनिक भाई सुन रहे हैं, कि एसीपी का जो ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने एसीपी 6 सीपीसी के अनुसार इस एसीपी को जारी किया था अगस्त 2008 से, परंतु लोग बाग हमारे पूर्व सैनिक कोर्ट में चले गए थे, तो उस कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह आदेश गवर्नमेंट को दिया गया था कि इस एसीपी को 1 जनवरी 2006 से 6 सीपीसी का पार्ट मानते हुए जारी करें। तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीपीसी को 1 जनवरी 2006 से ही एपीसी को देना प्रारंभ कर दिया। तो उसके बारे में हमारे जो सैनिक भाई 1 जनवरी 2006 से लेकर के अगस्त 2008 तक पेंशन पर आए, उनको कुछ को मालूम ही नहीं है कि हमको एसीपी मिलना था। तो ऐसे लोग अपना पीपीओ चेक करें। जो आदमी अपनी पूरी नौकरी करके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक आया है, तो उसको एसीपी लेने का हक है। तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें कि मेरा कोरिजेंडम पीपीओ इसके बारे में जारी कराएं और मुझे एसीपी का हक मुझे प्रदान कराएं। एक और सर्कुलर आया था 568, जिसमें 30 ईयर्स ऑफ सर्विस के बारे में ये पेंशन को मतलब जो ना आपको सेट किया गया था। तो उसके मुताबिक मैं केस देखता रहता हूं, बहुत मेरे पास आदमी आते हैं ये मतलब जानकारी लेने के लिए। 568 के मुताबिक सभी पूर्व सैनिकों को इसका फायदा नहीं मिला। जो अज्ञानतावश रह गए हैं वो आज तक भी रह गए हैं, और जिनको इसके बारे में ज्ञान था उन्होंने अपना पैसा ले लिया है। तो पीडीएस को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि हम आर्मी पूर्व सैनिक पूर्व आर्मी पर्सनल को है। यही परेशानी का है कि हमारा बहुत धन गवर्नमेंट के खजाने में रह जाता है और हम उसको हकदारी के मुताबिक नहीं ले पाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक क्वेश्चन और उठता है कि मेरे को फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा। बहुत से लोग आते हैं, परंतु इसके बारे में भी हमको भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्कीम थी फिक्स मेडिकल अलाउंस की, ये 1 दिसंबर 97 से ये जारी की गई थी। तो तब इसका जो रेट था वो 100 रुपए फिक्स किया गया था। परंतु 1 अप्रैल 2003 के बाद में जो भी आदमी रिटायर होके आ रहे हैं उनको ये परमानेंट कर दी गई। पीपीओ में ही इसका पैसा कट के आप ईसीएचएस फैसिलिटी के हकदारी हो जाते हैं। परंतु उससे पहले ये अपनी मर्जी के मुताबिक था कि आप होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, या आपका ईसीएचएस आपके नजदीक नहीं है, तो उसमें इस फैसिलिटी को ना लेकर के वो एफएमए लेते थे, फिक्स मेडिकल अलाउंस लेते थे। तो इसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनको मेडिकल अलाउंस ले रहे थे और वो 1 अप्रैल 2003 के बाद या उसका मेंबर होना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे फिक्स कर दिए हैं, उसका दें, अपना वो मतलब कार्ड बनवाएं और उसकी फैसिलिटी का फायदा उठाएं। परंतु 1 अप्रैल 2003 से पहले जो भी हमारे एक्स मैन हैं, यदि वो एफएमए ले रहे थे और लेते रहेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको रेट के बारे में बता देता हूं कि रेट के बारे में उनको इतना अज्ञानता है, पीडीए देता नहीं है और कॉरस्पॉन्डेंस चलती रहती है। तो हमारी इस जानकारी में कमी के कारण ये हर जगह बोझ बढ़ा देता है। रिकॉर्ड ऑफिस चिट्ठी लिखता है, उसकी मैन पावर को देख करके काम करना कितना अधिक बढ़ जाता है। आप लिखोगे, वहां से जवाब आएगा, फिर पीडीए को लिखोगे, फिर इलाहाबाद को लिखोगे।
तो मतलब मेरे कहने का है कि मैं आपको रेट बताता हूं। जब ये स्कीम चालू हुई थी 1 दिसंबर 97 को, तो इसका रेट 100 रुपए था पर मंथ। उसके बाद में 1 सितंबर 2008 को फिर रिवाइज किया गया, तो इसका रेट हो गया 300 रुपए। उसके बाद में 19 नवंबर 2014 को इसका रेट 500 रुपए पर मंथ किया, और अभी फिलहाल में ये 1 जुलाई 2017 से 1000 रुपए पर मंथ है, जो कि हमको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के तरह हमको मिलता है। अब ध्यान रहे, कुछ आदमी हमारे ऐसे भी आते हैं कि ईसीएचएस कार्ड भी है और बैंक से 1000 रुपए भी बंद नहीं कराए हैं, वो भी ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही मतलब ये क्राइम समझिए कि गवर्नमेंट को दोनों तरह से आप धोखा नहीं दे सकते। यदि गवर्नमेंट के संज्ञान में यह आ जाए तो आपका कार्ड तो निरस्त होगा ही, और इस पैसे की रिकवरी होगी। तो इन चीजों से बचें, इनका ध्यान रखें। तो आज का जो लेक्चर है, मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बोल करके मैं ये इस लेक्चर को इसलिए मैं लेके आया हूं कि ताकि मैं हर चीज को आपको टच कर सकूं। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे मैं इन सबको एलोबरेटली मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर का आप फायदा उठाएं। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।